हेलो। चलिए, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। हम जो है इकोनॉमी का ये तीसरा लेक्चर है और हम आर ओ ए आर ओ, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और सभी स्टेट सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पढ़ रहे हैं। हम जो है प्रयास करेंगे कि 2 क्लासेस, एक हिस्ट्री का और इसका जो है लेके आए। चलो सबसे पहले करते हैं हम जो है इसी का जो है इकोनॉमी का हमारा जो अगला लेक्चर है। देखो, याद है आपको इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हमने कर लिया था। उसी के आगे जो है हमें क्या पढ़ना था कि भाई प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर क्या है। देखो, सबसे पहले आते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भाई आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन किया है या वर्गीकरण किया है। अब आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर या उसके बेस्ड पर कैसे कि भाई जिस प्रकार की इकोनॉमिक गतिविधि होगी, आर्थिक गतिविधि होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, उसी आधार पे उसका हमने बंटवारा कर दिया है। अब जैसे सबसे पहले आते हैं हम भाई प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र पे। ये प्राथमिक क्षेत्र क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था का ये वो क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को यानी प्राइमरी रिसोर्सेज को उत्पाद के तौर पे प्राप्त किया जाता है। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो चीजें हमें प्रकृति प्रदत्त हैं, जो चीजें हमें नेचर से मिली हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति प्रकृति प्रदत्त हैं, नेचर से मिली हैं, उनको हम उत्पाद के तौर पे, उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। अब इसके अंतर्गत होता क्या है कि यही जो प्राकृतिक जो प्रकृति प्रदत्त जो उत्पाद हैं, इसका लेखांकन भाई प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको हम प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि जैसे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, जैसे कृषि और उससे जो संबंधित क्षेत्र है वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है बेटा वानिकी, वानिकी। इसके बाद आता है जो है फिशरीज, मत्स्य पालन, फिशरीज। और फिर आता है खनन और उत्खनन। ये सभी बेटा प्राथमिक क्षेत्र का क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं और फिर हम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें यदि द्वितीय क्षेत्र की, तो जरा द्वितीय क्षेत्र को देख लो कि भाई जो है ये आपका द्वितीय क्षेत्र क्या है। देखो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके प्राकृतिक संसाधनों के तौर पे जो आप प्राकृतिक उत्पाद प्राप्त कर रहे थे, उन प्राकृतिक उत्पादों का द्वितीय क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां अपने यहां पर इन प्राथमिक जो संसाधनों के उत्पाद थे यानी प्राइमरी सेक्टर का जो उत्पाद है, यहां पर ये अपनी आर्थिक गतिविधियों में शामिल करके बाई प्रोडक्ट के तौर पे यूज करते हैं, बाई प्रोडक्ट के तौर पे, सॉरी, बाई प्रोडक्ट के तौर पे अपनी गतिविधियों में यूज करते हैं। तो इसी को बेटा हम सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण से समझो आसानी से। मैंने कहा जो इस यहां पर हम अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे ना, उन प्राकृतिक संसाधनों को हम अपनी आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल के तौर पे प्रयोग करते हैं, उस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है कि जैसे ऐसे समझो कि कच्चा माल जैसे कि भाई गेहूं है, ये क्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। तो गेहूं को हम अपने कारखाने में ला करके, क्या है, कारखाने में, कारखाना मतलब आर्थिक गतिविधि में ला करके हमने इसका क्या बना दिया, बिस्कुट बना दिया। क्या बना दिया, बिस्कुट बना दिया। तो इसका हमने क्या किया, फैक्ट्री में आके इसको मैन्युफैक्चर कर दिया। तो ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा भाई, विनिर्माण कर रहे हो आप, फैक्ट्री में लाकर के निर्माण कर रहे हो, ये सभी द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। इसी को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। आगे कहानी बढ़ती है और फिर आता है बेटा टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा, टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र क्या है। दरअसल इस क्षेत्र को बेटा सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि यहां पर सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती हैं, यानी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जहां पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, क्या है बेटा, यहां पर जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं।
तो इसको तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेवाएं हैं ये हर एक क्षेत्र को अपनी सर्विसेज देते हैं। जो टर्सरी सेक्टर है भाई, तो ये जो अपनी सर्विसेज है द्वितीयक क्षेत्र को देते हैं, प्राइमरी सेक्टर को भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये क्या है, तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो कि भाई व्यापार क्या है, सर्विसेज है, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, भंडारण, वहीं वित्तीय सेवाएं हो गई, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, चिकित्सा, ये सभी जो सर्विसेज हैं, जो भी सेवा है ना, ये बेटा जो सेवाएं हैं इसको हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, जैसे रियल एस्टेट या किसी भी प्रकार की सर्विसेज। अब स्टार्टिंग फेज में दरअसल बच्चा हम जो है आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्र में ही बांटते हैं, पर इसका थोड़ी सी और डीप जो है इसका स्पेसिफिकेशन हुआ और फिर हमने 5 क्षेत्र कर लिया। क्वार्टनरी मतलब चौथा, क्वार्टर होता है ना, और क्वेरनरी यानी 5वां, तो वो भी देख लो चतुर्थक क्षेत्र क्या कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, जरा यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वार्टनरी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इस क्षेत्र में भाई ये चतुर्थक क्षेत्र है, तो तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है। प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। मतलब ये जो तृतीय क्षेत्र था बेटा, सेवा क्षेत्र था, उस सेवा क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, उन्नत क्लासिकल रूप है। क्या है बेटा, ये यहां पर इसका जो है एक उन्नत रूप है, एडवांस फॉर्म है। अब जो भी आप देखो, जो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत यानी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत जो सर्विसेज दे रहे थे, उन सर्विसेज का जो क्लासिकल रूप होगा, जो उन्नत रूप होगा, वो आपको चतुर्थक क्षेत्र में या क्वार्टनरी सेक्टर में आएंगे। अब ऐसे समझो कि यहां पर दरअसल क्या होता है कि जिनमें से ऐसी कुछ सर्विसेज जहां पर कुछ स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है। यहां पर एक एग्जांपल समझने का नीड है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो डॉक्टर है भाई, डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आयरा गैरा नत्थु खैर आएगा और डॉक्टर जो है बन जाएगा। इसमें प्रॉपर स्पेशलिटी, इसमें विशेषज्ञता का जरूरत होता है। तो यहां पर जो सर्विस, भाई डॉक्टर की सर्विस क्या है, ये सर्विस सेक्टर का हिस्सा है, पर डॉक्टर एक स्पेशलिटी बेस्ड पेशा है या विशेषज्ञता पर आधारित पेशा है। जब विशेषज्ञता पर आधारित पेशा है तो किसके अंतर्गत रखेंगे, चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि ये तृतीय क्षेत्र की सेवाओं का उन्नत रूप है, इसी वजह से हम इसको चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें भाई ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल होती हैं। अब जैसे यहां पर स्पेसिफिकेशन की जरूरत है, तो आप ऐसे कह लो कि जैसे भाई म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आपको बता देगा, भाई डूबने के भी चांसेस है। जैसे हम टीचर हैं, तो भाई खास करके यूपीएससी के टीचर, भाई यूपीएससी का टीचर है तो थोड़ा सा स्पेशलिटी की नीड होती है, तो भाई आप चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत इसको रख सकते हो। तो जहां पर यानी तृतीय क्षेत्र की जो सेवाएं हैं, तो जो इस चतुर्थक क्षेत्र में उन सेवाओं का उन्नत रूप जो है आपका चतुर्थक क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सा कि तृतीय क्षेत्र का जो है ये क्या है, उन्नत रूप है, एडवांस फॉर्म है। ओके, समझ आ गया। अब इसका उदाहरण भाई कि जैसे मान लो एक स्टैटिस्टिशियन है, जैसे पीसी महालनोबिस, भाई इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हालांकि उनको तो आना चाहिए पंचम क्षेत्र के अंतर्गत, पर यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन ये समझो। इसके बाद जैसे डॉक्टर साहब हैं, जैसे भाई मैनेजर साहब हैं, जैसे आपको सीए साहब होते हैं, ठीक है, और जैसे सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं, आप जो है आईआईटी वाईआईटी करके आते हो और फिर जो है आपके सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगते हो। म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है, जो आपका पोर्टफोलियो संभाल रहा है, ये जो विशेषीकृत सर्विसेज हैं वो आपके चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ओके, अब आता है आपका बेटा पंचम क्षेत्र या क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर क्या है, ये पंचम क्षेत्र का है। क्या है, जरा यहां एक और समझने की वाली बात है, यहां पर उच्च किस्म की सेवाएं, भाई सेवाएं सर्विस सेक्टर क्या था, तृतीयक, तो उन सर्विसेज का जो यहां पर एकदम स्पेसिफाइड जो उच्च किस्म की सेवाएं, वहां उन्नत किस्म की, यहां उच्च किस्म की, ये अंतर है। मतलब यहां पर जो है हाई क्वालिटी सर्विसेज शामिल है, ध्यान रखना, वहां एडवांस क्वालिटी और यहां हाई क्वालिटी। जैसे होता ना, जैसे कैमरे में कि भाई 720 है, फिर 1080 है, फिर 2120 है, फिर 4K है, तो यही है कि भाई जो जैसे 1080 है या फिर जो है 2110 है, ये क्या है, ये HD फॉर्म है। लेकिन जब 4K है, ये और उससे बेहतर है और उच्च है, तो यहां पर एकदम हाई क्वालिटी की सर्विसेज दी जाती हैं। ये बहुत रेयर होती हैं, रेयर सर्विसेज कह सकते हो। तो पंचम क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है जिस क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यानी एकदम हाई क्वालिटी की। अब जैसे कि यहां पर बेटा गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स हैं,
मतलब कि बहुत रेयर सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स हैं। अब जैसे रेयर सर्विसेज का मैंने ध्यान करो एक उदाहरण दिया था डॉक्टर का, और अगर मैं कह दूं कि हार्ट का सर्जन, भाई हार्ट का सर्जन ये क्वेनरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। दरअसल तृतीयक क्षेत्र के ही ये एडवांस फॉर्म है, उन्हीं का ये क्या है प्रारूप है। यहां पर भी सर्विसेज दी जा रही हैं, पर सर्विसेज का जो वर्जन है वो चेंज हो रहा है कि भाई यहां पर एकदम हाई क्वालिटी की सर्विस, जितनी भी हाई क्वालिटी की सर्विस है। अब जैसे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट का जज साहब, वकील साहब हैं, भाई बहुत यहां पर आप देखो कि बहुत स्पेशलिटी की नीड है, बहुत ज्यादा। जैसे कि भाई नासा में बैठा हुआ कोई जो है, या इसरो में बैठा हुआ हमारा वैज्ञानिक है, रिसर्च कर रहा है, कोई जो है एटम बम पे जो है रिसर्च कर रहा है, ये बहुत कम, बहुत रेयर प्रकार की सर्विसेज है। तो ऐसी सर्विसेज जहां पर आप ये कह सकते हो कि भाई यहां पर जैसे कानूनी सलाहकार, या फिर भाई जो है साइंटिस्ट जो है, या जो रिसर्चर है जो शोध करता है, या फिर जो है फाइनेंस मैनेजर, जो बहुत बड़े बड़े जो है मैनेजर्स हैं, इस प्रकार की जो सर्विसेज दी जाती हैं वो आपके पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। या आपका क्वेनरी, QUINARY, क्वेनरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब ने ये देखा दरअसल कि ये कैसे काम करता है। ये क्षेत्र आप जो मैंने क्लासिफिकेशन यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को उनकी आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से तो आप समझ गए। अब आपसे कोई पूछे तो चलो सर मेजरली आपको जो है मेनली 3 भागों में, लेकिन यहां पर 5 भागों में अब आसानी से बता लोगे। पहला प्राइमरी यानी जो हमें प्रकृति प्रदत्त जो प्रोडक्ट हैं उनको हम उत्पाद के तौर पे प्रयोग करेंगे, प्राइमरी सेक्टर हो गया। दूसरा सेकेंडरी की प्राथमिक संसाधनों को हम बाई प्रोडक्ट के तौर पे यानी अपने कच्चे माल के तौर पे प्रयोग करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सर्विसेज दी जाती हैं। क्वार्नरी उन्नत किस्म की सर्विसेज दी जाती हैं, और जो है आपका क्वार्नरी में उन्नत किस्म की, क्वार्नरी यानी पंचम क्षेत्र में एकदम हाई क्वालिटी की सर्विस दी जाती है, आसानी से किसी को बता सकोगे। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन या नेचर ऑफ इकोनॉमी। आते हैं अर्थव्यवस्था का स्वरूप या क्लासिफिकेशन या नेचर ऑफ इकोनॉमी। ये रेड कलर शायद मुझे लगता है दिखता नहीं होगा, अगली बार से रेड कलर नहीं यूज करेंगे, मैं यहां लिख भी देता हूं जो है अर्थव्यवस्था का, ताकि देखे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। चलो बेटा देखो अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण से मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या है। देखो जो है दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण का कोई एक ऐसा मतलब पैमाना नहीं है कि भाई एक प्रॉपर पैमाना है, लेकिन हाँ इसमें भाई विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को हम अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग पैमानों, अलग अलग मानदंडों के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। यानी कि देयर इज नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को क्या कर सकें कि उस पैमाने के आधार पे मेजर कर सकें। पर हां एक ये कह सकते हो कि डिफरेंट इकोनॉमीज हैव बीन क्लासिफाइड द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो अलग अलग आप जो है किसके आधार पे, पैमानों मानदंडों के आधार पे इसको क्लासिफाइड करते हो। तो जरा यहां पर एक देखने का प्रयास करो, आप ये यहां पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था का क्या है स्वरूप। भाई अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने के लिए तो सबसे पहले हम जाएंगे कि राज्य या जो है सरकार की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्था। तो इसमें अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये किसके आधार पर भाई, राज्य मतलब यहां पर देश से है, स्टेट से। तो सरकार की भूमिका के आधार पे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है विकास की अवस्थाओं के आधार पे, तो भाई विकसित अर्थव्यवस्था हो गई, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था हो गई, तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो गई। तीसरा है भाई विभिन्न क्षेत्र की भूमिका के आधार पे, तो भाई कृषक अर्थव्यवस्था, दूसरा औद्योगिक अर्थव्यवस्था, तीसरा सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। ये अलग अलग भूमिकाओं के आधार पे अभी हम डिटेल में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है भाई शेष विश्व के इंटर रिलेशन या अंतर संबंधों के आधार पे, तो एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। फिर अगला है कि भाई नियोजन के आधार पे अर्थव्यवस्था, तो भाई योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दूसरा है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ठीक है। तीसरा है भाई निर्भरता के आधार पे, डिपेंडेंसी निर्भरता के आधार पे, तो भाई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, दूसरा आश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था।
अब इनको बारी बारी से क्लासिफाई करेंगे, बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको पूरी इस क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। बस सबसे पहले आ जाओ कि भाई राज्य, या राज्य का मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो अगर जब ऐसा लिखा हो ऐसा स्मॉल में STATE और एक कैपिटल में लिखा होता है, तो पॉलिटिकल साइंस में जब बेटा कैपिटल में स्टेट लिखा होता है, इसका मतलब होता है नेशन या देश, ठीक है, या कंट्री। और जब स्मॉल में लिखा होता है, इसका मतलब होता है बेटा प्रोविंस यानी प्रांत। तो यहां पर जैसे कि हमने राज्य मतलब यहां स्टेट से नहीं, प्रोविंस से नहीं है, प्रांत से नहीं है, यानी सरकार की भूमिका के आधार पर जरा देखो। तो भाई सरकार की भूमिका यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे हम अर्थव्यवस्था का निर्धारण इसकी भूमिका के आधार पर करते हैं। तो भाई इसकी भूमिका के आधार पे मतलब कि भाई जो राज्य सरकार है वो अलग अलग प्रकार के नियम बना करके, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बना करके भाई अर्थव्यवस्था को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अलग अलग रूल्स बनाती है, रेगुलेशन रेगुलेट करती है, नियम बनाती है, नॉर्म्स बनाती है, और उसी के आधार पर इसको कंट्रोल करती है। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई स्टेट यानी सरकार के रोल के आधार पे, भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन है बेटा, वो 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में भाई? 3 भागों में उसको बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? नंबर 1 आता है भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जरा देखो ये क्या चीज है बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है। देखो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाए, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, कहा जा रहा है कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जो प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाए, निजी स्वामित्व, इंडिविजुअल का ऑनरशिप हो, निजी स्वामित्व पाया जाए। तो वैसा यहां पर क्या है, ये किसका करेक्टर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है। साथ में जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं, तो यहां पर उनका जो पर्पज है वो निजी लाभ के लिए, यानी जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड होंगी वो किसके लिए, निजी लाभ के लिए होंगी, इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए होंगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे समझो कि वो अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादनों के साधन पर आपकी ऑनरशिप हो, कितना उत्पादन करोगे ये आप डिसाइड करो। आप यानी यहां पर मार्केट, देखो यहां पर रोल मार्केट का है, मार्केट यानी डिमांड और सप्लाई का है। स्टेट का यहां पर बहुत कम इंटरफेरेंस होता है, इंटरवेंशन होता है, यहां पर स्टेट का बहुत कम नियंत्रण होता है। सारी चीजें डिमांड और सप्लाई पर यहां पर बेस्ड होती हैं, डिमांड और सप्लाई पर चल रही होती हैं। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेटा जो वस्तु और सेवा है ना, जो गुड्स और सर्विस है, इसके उत्पादन यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग में जो है सरकार का जो भूमिका होता है, जो रोल होता है, वो बहुत कम होता है। सरकार यहां पर बहुत ज्यादा इंटरवीन या इंटरफेरेंस नहीं करती है। ये सारा चीज किस पे डिसाइड होगा कि सेवाओं का या वस्तुओं का उत्पादन कितना होगा, वितरण कैसे होगा, ये बाजार की शक्ति, बाजार का शक्ति मतलब मांग और आपूर्ति कि कितनी डिमांड है, आपको अलर्ट पहुंचेगा कहां कि भाई आपको इस सप्लाई की ओर, और फिर उस आधार पे सप्लाई होगी। तो क्या है यहां पर कौन कंट्रोल कर रहा है, बाजारी ताकतें या बाजारी शक्ति। अब भाई इसका जो मूल्य का निर्धारण कैसे निर्धारित होगा, बाजारी ताकतों पर। अब जैसे कहो कि सर बाजारी ताकतों का मतलब क्या है, देखो अगर कोई भी वस्तु का मांग बहुत ज्यादा बढ़ता है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो आप खुद सोचो कि अगर मांग बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका प्राइस ऊपर जाएगा। अब अगर मान लो सोचो कि सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाएगा। तो किस पर आधारित है, बाजारी ताकतों पर आधारित है। तो ये
क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब जरा यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय जो है लाभ को मैक्सिमाइज करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। लाभ को जो है मैक्सिमम या ज्यादा करने के उद्देश्य से यहां पर आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। और साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे उदाहरण भाई कौन है? यूएसए है, ब्रिटेन है, जो पश्चिमी देश है, विकसित देश जैसे जापान है, पश्चिमी तो नहीं है ये, लेकिन ये इसके बेहतरीन उदाहरण है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यहां पर। अब भाई बेटा ये जो पूंजीवादी ये जो अर्थव्यवस्था है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो विचारधारा है, तो एडम स्मिथ साहब है, इनकी एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये 1776 में ये क्या करी जाती है? इंट्रोड्यूस करी जाती है। तो इसी पर ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या होता है, इसी किताब से कॉन्सेप्ट का उद्भव होता है। ठीक है, तो ये, और इनका क्या मानना है, ये अपनी किताब में अगर आप एक लाइन पे समझो तो एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था में जो सरकारी हस्तक्षेप यानी नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, सरकार इंटरवेंशन नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कोई यहां लेजिस्लेचर का फॉर्मूला फ्री यानी मुक्त अर्थव्यवस्था का फॉर्मूला रन करेगा, समझे? तो यहां लेजिस्लेचर का जो है क्या करेगा? कॉन्सेप्ट रन करेगा। तो ये क्या कहलाती भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि वो तो आप समझ गए, पर अगर विशेषताएं समझोगे तो और आसानी से इसको क्या कर सकोगे, और आसानी से इसको समझ पाओगे। अब जैसे सबसे बड़ी विशेषता है कि निजी संपत्ति का अधिकार है, मतलब आप कितना पैसा बना लो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। यहां निजी संपत्ति का बस पैसा लीगल तरीके से नंबर 1 से बनाया गया हो, नंबर 2 से ना बनाया गया हो, तो यहां पर आप निजी संपत्ति रखने का अधिकार है। हालांकि भारत में भाई, जब भारत की अर्थव्यवस्था में आऊंगा, मिक्स टाइप इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर भी निजी संपत्ति आप होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा है अधिकतम लाभ का उद्देश्य। यहां पर जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, यहां प्रॉफिट को क्या है बेटा? मैक्सिमाइज करना है। अधिकतम लाभ का उद्देश्य है कि यहां अधिकतम लाभ के उद्देश्य से ही काम किया जाता है। ठीक है, साथ में आर्थिक स्वतंत्रता, आपको कैसे नियम बनाना है, मतलब नियम का क्या कि आप कितना सप्लाई करोगे। हालांकि सब मार्केट बाजारी ताकतों पर जो फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई, जो मार्केट फोर्सेस है, उन पर ही काम करेगा। पर दरअसल यहां पर जो आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि आप अपने लाभ को मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे पॉलिसी बनाओगे, कैसे नियम कानून बनाओगे, वो यहां से निर्धारित होगा। अगला है प्रतियोगिता की स्थिति, मतलब यहां पर कंपटीशन होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये जोड़ दूंगा तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या कैरेक्टर है? कंपटीशन। अब बताओ कि अगर कंपटीशन होगा, बहुत सारी मान लो कि कंपनी, जैसे हम टेली कम्युनिकेशन से लेते हैं, आप सोचो कि अगर जियो, वोडाफोन और आइडिया, अगर आपको 50 ऐसी कंपनी होती, तो क्या जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन की औकात थी कि अपने आप अचानक से 50 रुपया बढ़ा देते, 100 रुपया बढ़ा देते? नहीं थे। दरअसल यहां कंपटीशन किल हो चुका है, अभी वो भी बताऊंगा। तो बेटा जब कंपटीशन होता है तो उसके दो लाभ होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि जो प्राइसेस हैं वो डाउन होते हैं और क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो यहां पर जो है ये प्रतियोगिता की क्या होती स्थिति होती है, कंपटीशन का स्थिति होता है। और यहां डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति का महत्व होता है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई पे, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित होती है, इसी पर बेस्ड होती है। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि आप ऐसे समझो भाई, एक उदाहरण से, कि हमारे देश में, जो हमारा देश है, मान लो कि 100 क्विंटल क्या है, 100 केजी ले लो उदाहरण, 100 केजी गेहूं का मांग है। अब गेहूं की जो सप्लाई है वो मात्र 50 केजी है, तो इसका जो बेटा प्राइसेस है, जो इसका मूल्य है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर सप्लाई भाई 200 केजी की हो जाए मार्केट में, तो इसका रेट डाउन हो जाएगा। यानी यहां पर किसका महत्व है? मांग और आपूर्ति का, डिमांड और सप्लाई का। अब आगे देखो, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता और गुणवत्ता यहां होती है। विविधता का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बनाओगे कि फ्री है, लेजिस्लेचर है, तो यहां पर वैरायटी आएगी। ठीक है, और वैरायटी के साथ कंपटीशन है ना,
तो फिर वैरायटी आना तो लाजमी है। दूसरा कि भाई गुणवत्ता, गुणवत्ता क्यों? क्योंकि मजबूरी है। आप भाई अगर क्वालिटी पे फोकस नहीं करोगे तो मार्केट से वॉश आउट हो जाओगे, मार्केट से गायब हो जाओगे, तो मजबूरी है कि गुणवत्ता लाओगे। अब राज्य सरकार के हस्तक्षेप का, राज्य या फिर सरकार, राज्य का मतलब वही जो है देश, तो सरकार का हस्तक्षेप का अभाव होता है, कम, बहुत कम हस्तक्षेप, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, यहां पर कोई इंटरवीन नहीं करती है। ओके, चलो ठीक है। इसके बाद बेटा आते हैं स्टेट या सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जरा देखो क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बस इसमें दो कॉन्सेप्ट समझना है जरा, अर्थव्यवस्था में क्या कॉन्सेप्ट समझना है। समाजवादी का मतलब यहां पर, समाजवादी शब्द समझो, समाजवादी का मतलब संपत्ति का सामाजिक, समाज में आपको इक्वलिटी लाना है, वो भी एसेट्स के आधार पर, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का बंटवारा। अब यहां से बेटा दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं संपत्ति के बंटवारों को लेकर के। जैसे हमारा भी नेचर दरअसल समाजवादी है, और ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी ये मेंशन कर रखा है। अब होता क्या है कि बेटा ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये राज्य अर्थव्यवस्था का जो विचार है, ये कॉन्सेप्ट एक जर्मनी के जो है, मतलब ये तो आप सोशियोलॉजिस्ट कह लो, ये जो है फिलोसोफर कह लो, तो कार्ल मार्क्स हैं, और कार्ल मार्क्स ने ही ये कॉन्सेप्ट इजाद किया है। यहां पर दरअसल होता क्या है ऐसी अर्थव्यवस्था में कि जो वस्तु और जो सेवा है, जो इनका बेटा उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है और जो वितरण है, वो किसके आधार पर, यानी जो है, यानी कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टेट। यहां पर देश कंट्रोल करेगा कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये कोई इंडिविजुअल निर्धारित नहीं करेगा। कौन निर्धारित करेगा? सरकार निर्धारित करेगी। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि सामूहिक स्वामित्व होता है। कैपिटलिस्ट में क्या है? स्वामित्व इंडिविजुअल था, निजी स्वामित्व। यहां पर क्या इसका नेचर है? सामूहिक स्वामित्व का। जैसे आपने देखा कि सरकारी जमीन है तो आप कह देते हो ना कि तुम्हारे बाप की थोड़ी ना है। आप जैसे जब छोटे रहे होंगे, पानी वानी भरने जाते रहे होंगे या किसी के चबूतरे में चढ़ जाते रहे होंगे, तो अगर वो हटा देता रहा होगा और आपको पता है कि सरकारी जमीन है, उसने जो है पट्टी आगे या चबूतरा आगे बना लिया है, तो आप बोलते थे ना कि तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है, जाओ जो कुछ करना है तो कर लो। मतलब क्या है कि सरकार का है, सरकार मतलब सबका है, समझे? तो यहां पर जो है सामूहिक स्वामित्व होता है। अब यहां पर जो सारे पावर्स हैं वो किसके पास होंगे बेटा? सरकारी सारी शक्तियां सरकार के पास होंगी। अब सरकार के पास सारी शक्तियां हैं तो सरकार निर्धारित करेगी उत्पादन कितना करना है, आपूर्ति कैसे और कितनी करनी है, और कीमत का निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगी। यानी सबका निर्णय, सबका मालिक एक। कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समझे? दरअसल यहां पर सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके ये जो है काम किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो अर्थव्यवस्था के दो प्रारूप हैं बेटा। इस अर्थव्यवस्था के भी दो प्रारूप हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसको समझने को बेटा मैं जरा यहां पे जो है आपको क्लासिफिकेशन कर देता हूं, क्योंकि भाई राज्य, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के दो पार्ट, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक साम्यवादी। जरा देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब कैसे? समाजवादी अर्थव्यवस्था का यहां पर क्या है मतलब है? देखो यहां पर यह है कि जैसे मान लो एक राम है, प्लीज उदाहरण ध्यान से, ये उदाहरण बहुत जानना जरूरी है, ठीक है? और यहां पर एक अंबानी है। राम बहुत गरीब हैं और अंबानी को तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इस व्यक्ति हैं। अब भाई जो है यहां पर ऐसे अंबानी टाइप 5 व्यक्ति हैं और राम टाइप भी 5 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति 10 हैं, और यहां पर 100 रुपया है, तो बंटवारा सभी में इक्वल का होगा, 10-10 रुपए का होगा। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेचर है, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, सभी के साथ, चाहे वो गरीब हो या रईस हो। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेचर है। यहां संपत्ति का समाजीकरण होगा, तो ये ध्यान रखना इस एग्जाम्पल से। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है?
जरा इसे देखो, अब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो पूर्व यूएसएसआर था ना बेटा, यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ था, ये वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था आती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखो, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या ध्यान में रखा जाता है कि आपकी क्षमता के हिसाब से आपसे काम लिया जाता है और आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको प्रतिफल दिया जाता है। जैसे ऐसे समझो कि एक मजदूर है, मजदूर भाई, इसका पे जो है, ये जो पेमेंट होगा बहुत कम होगा, मजदूरी में तो होता ही है, ये जो है डेली वेज वर्कर है, मान लो इसको डेली 500 रुपए क्या है मिल रहे हैं और इसके 10 बच्चे हैं और उनको जो है महीने में इनको 50,000 रुपए की नीड है, जरा समझिएगा, चलो 80,000 की रख लो। दूसरा व्यक्ति जो है एक डॉक्टर साहब हैं, इनका जो है कमाई जो है मतलब डेली का 10,000 रुपया है, पॉसिबल है, और इनका जो है एक ही बच्चा है जिसको जो है मात्र महीने में 5,000 की नीड है। तो यहां पर क्या होगा कि आपकी क्षमताओं के हिसाब से आपसे काम लिया जाएगा और आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से आपको प्रतिफल दिया जाएगा। तो भाई यहां मजदूर को ज्यादा खर्चा पैसे की जरूरत है तो इसको ज्यादा दिया जाएगा, यहां जो है डॉक्टर साहब को कम है तो यहां उतना ही दिया जाएगा। यह है साम्यवादी अर्थव्यवस्था का नेचर। ठीक है, यहां पर यह साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। अब इसका थोड़ी से भाई आप जो है कि क्या विशेषताएं होती हैं वो आप देखो कि एक विशेषता क्या है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि भाई 1985 से पहले चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, वहीं आप दूसरी तरफ देखो कि जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कि सभी नागरिकों को वस्तु और सेवाओं का समान वितरण किया जाएगा, सभी नागरिकों को। ठीक है, ये किसका नेचर है भाई, जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेचर है, जो मैंने अभी आपको बताया कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। और ये ऐसा नेचर कहां, चाइना में 1985 से पहले ऐसा नेचर था। भाई इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, जरा वो देखो। इसकी विशेषताओं में बात करें बेटा, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है कि उत्पादन के संसाधनों पर किसका स्वामित्व होगा, अभी बताया था भाई मैंने, यहां पर जो स्वामित्व होगा वो किसका होगा, सामूहिक स्वामित्व होगा। ठीक है, दूसरा कि यहां पर केंद्रीकृत नियोजन होगा। नियोजन का मतलब एक सरकार है, राज्य है और वही पॉलिसी बना रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, तो एक जो प्लानिंग होगी वो केंद्रीकृत होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी, एक जगह से नियम कानून आ रहा है प्रॉपर। दूसरा, आर्थिक विषमताओं में कमी होगी, क्यों, क्योंकि सरकार ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो यहां पर जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज है वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसका नेचर ही है क्या, इक्वलिटी। भाई ये चाह ही रहा है, इसी वजह से तो सोशलिस्ट तो ये नेचर ही है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति, मतलब जब सब बराबर हो जाएंगे तो लड़ाई नहीं होगी, क्लैश नहीं होगा, समझे कि नहीं। दूसरा, राज्य सरकार की यहां पर बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा भूमिका है। ये किसका नेचर है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेचर है। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चा कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसके और भी उदाहरण हैं कि जैसे इंडोनेशिया है, अभी मैं बात करूंगा इसमें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दरअसल होता क्या है कि यहां पर राज्य अर्थव्यवस्था और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के कैरेक्टर यहां पर, इन दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं और दोनों का यहां समन्वय देखने को मिलता है। मतलब यहां समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। वैसी अर्थव्यवस्था को बेटा हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे, अब ये जरा समझने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी कौन, केंद्र और राज्य सरकारों की होती है, और बाकी की कुछ की गतिविधि जो है बाजार के जो निजी समूह हैं उनके लिए छोड़ दिया जाता है। दोनों का कोऑपरेशन, दोनों का सहअस्तित्व देखने को मिलता है। अब कैसे कि भाई यहां पर जो है सरकार एक रेगुलेटर की भूमिका में होती है, एक बैलेंस बनाने का प्रयास करती है, और दूसरी तरफ जो है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो यहां पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो दोनों का जो है सहअस्तित्व देखने को मिलता है कि भाई सामाजिक कल्याण भी सुनिश्चित हो और किसी को नुकसान
न हो, यानी अधिकतम लाभ का भी उद्देश्य होता है। तो यहां दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कोई भी क्या किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। अब जैसे मैं बताऊं इसके शानदार उदाहरण क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था जो हम भाई मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किए हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इसी का उदाहरण है। इसके कुछ कैरेक्टर देख लो। तो भाई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या होगा, सहअस्तित्व होगा, समझे कि नहीं। साथ में आर्थिक नियोजन, यहां क्यों, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है रेगुलेटर की भूमिका में है, रेगुलेटर की भूमिका में, सरकार यहां रेगुलेटर की भूमिका में, और व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। एक भाई आप यहां पर देखोगे ये क्या देखने को मिला, ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का कैरेक्टर है, समझे। तो यहां तक मैं ये मान के चलता हूं कि किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मेंस प्रोस्पेक्टिव से कि आखिर क्या नीड थी, रीजन बिहाइंड अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया, कि भाई भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे क्या वजह थी। तो सबसे पहले आप जरा देखो कि भाई सरकार के पास पूंजी और संसाधन नहीं थे। हम आजाद हुए तो हमें सिर्फ क्या है, भूख, गरीबी, बदहाली यही मिलता है। हम जो है ना बदन में कपड़ा था, हम नंगे थे। अब हमें क्या है, हमने लोगों से, हमारी सरकारों ने, हमारे जो है नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कमिट भी किया था कि हम आजाद होंगे तो सभी जो संपत्ति है उसका समाजीकरण करेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। तो जरा देखना, अब हमारे पास संसाधन नहीं है और हमें अगर इसको पूरा करना है तो संसाधनों की, पैसों की जरूरत है। अब ऐसी इस वजह से, तो जब पूंजी की जरूरत है तो हम कहां जाएंगे, जिनके पास पैसे हैं तो निजी क्षेत्र के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास भैया मानव संसाधन भी है और आर्थिक संसाधन भी है। तो भाई उन प्रबंधन क्षमता जो है मैनेजमेंट वो देखेंगे और हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो यहां पर इस वजह से जरूरत था कि यहां पर हमने कैसे इकोनॉमी, मिक्स टाइप इकोनॉमी अपनाई कि सरकार क्या करे कि रेगुलेटर की भूमिका में हो, क्योंकि कल्याण के भी तो कार्य करने हैं, जो है सोशल वेलफेयर के भी तो काम करने हैं, और साथ में जो है कि पैसा भी आ जाए, रुपया आ जाए, ये सारी चीज का भी क्या हो जाए, प्राइवेट हाथों से हम क्या कर लें, पैसा मंगवा लें। ठीक है, इस वजह से नीड थी कि भारत जो है जो अपनी आर्थिक गतिविधियों में कैसी व्यवस्था अपनाए, मिक्स टाइप इकोनॉमी अपनाए। समझ में आया। तो यहां तक ये चीजें। इसके बाद इसी के आगे हम जो है अगला हमारा जो पोर्शन होगा, अभी हमने इसमें तो काफी कुछ पढ़ना है, क्योंकि अब जरा देखो कि भाई यहां पर ये भी आप थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें बहुत डिटेल में बढ़िया से मेंशन कर दिया है कि भाई जो है आपका केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या है, यानी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर उसके क्या है, प्रॉपर चीजें मेंशन है। ठीक है, इसके आगे जो होगा हम फिर आगे पढ़ेंगे, और इसका जो नोट्स है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। अगर किसी को किसी प्रकार से अभी मेंस पॉइंट अभी उसे मैं बता दूं कि कैसे आंसर लिखेंगे, जल्दी क्लास चलाऊंगा, तो 9555031427 ये नंबर है। जो भी जानकारी चाहिए आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।